हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, जिसमें हम जानेंगे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये प्रोग्रामिंग का यूज़ हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग से जानने से पहले मैं आपको शुरुआती एक प्रॉब्लम से देख के अब एक प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम का जो नाम है ना, वो है अरिथमेगन ग्राफ प्रॉब्लम। देखो, इसी प्रॉब्लम से आपको समझ में आ जाएगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम अब प्रॉब्लम करते क्यों हैं। अभी तक हमें कोई टॉपिक के बारे में नहीं पता। अभी तक हमने ना बिट के बारे में पता, बिट मैपिंग क्या होता है, ना कोई हमने एल्गोरिथम पढ़ी, डायनामिक ग्रेडी। हम बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है आपकी, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत से ही मैं आपको एक प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम एक सिंपल सी ये है कि आपको 3 वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, तो ये है V1, ये है V2। सिंपल आप मैथ लगाने वालों, कोई अभी तक कोई हमने प्रोग्रामिंग सीखी नहीं है और कुछ भी अभी तक कोई एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं मालूम है। सिंपल मैं आपको एक प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ, बस आपको एक प्रॉब्लम करनी है। प्रॉब्लम सिंपल है कि ये जो हमारे को वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, ये सिंपल ग्राफ प्रॉब्लम में आती है, लेकिन आप ये सोच के चलो आपको ग्राफ भी नहीं पता। सिंपल आपको 3 वर्टिसेस निकालने हैं और बाय वर्टिसेस जो निकालने हैं आपको, वर्टिसेस के अंदर आपको एजेस गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 18 है और ये आपकी एज 15 है और ये आपकी एज 11 है। ठीक है, तो ये है सिंपल सी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। ये वर्टिसेस निकालने हैं एजिस के जरिए। अब ये जो वर्टिसेस कैसे निकालने हैं अब मैं बता देता हूँ कि वर्टिसेस जो है ना, ये जो वर्टिसेस है, V1 प्लस V2 का जो सम अगर मैं निकालूं तो इक्वल टू 18 है। ठीक है, V2 प्लस V3 निकालूं तो इक्वल टू 15 है और V1 प्लस V3 निकालूं तो इक्वल टू 11 है। तो समझो, जो ये 18 आ रहा है ना, 18, ये 18 में आपको ये चीज बता देता हूं, आपको उसी से ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम में ये बता देता हूं कि जो V1, देखो ये थोड़ा लाइट कलर हो गया, थोड़ा सा डार्क लेते हैं। तो जो V1 प्लस V2 है, यानी कि जो V1 प्लस V2 है वो 18 है, V2 प्लस V3 है वो 15 है और V1 प्लस V3 इक्वल टू 11 है। तो ये है आपकी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने, अब आपको क्या निकालने हैं, आपको V1, V2 और V3 निकालने हैं। सिंपल सी प्रॉब्लम है, सिंपल मैथ्स लगानी है अब आपको। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 2 मिनट के लिए ये अब वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्यूशन अपने हिसाब से बताएं। कोई अभी आपको प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता, कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता, कोई एल्गोरिथम नहीं पता। सिंपल ये मैथ से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, आपको 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए थोड़ी वीडियो को पॉज करना है और इसका सॉल्यूशन निकाल के देना है। तो ठीक है, प्रॉब्लम आपने मेरे हिसाब से सॉल्व कर ली होगी, आपने पॉज करके वीडियो। तो मैं बता देता हूं अब इसको हम सिंपल मैथ से कैसे करना है। देखिए, अब आपको पता है एजिस ये है। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल के तौर पे x को मान लेता हूं 18, y को मान लेता हूं 15 और z को मान लेता हूं 11। तो ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो V1 प्लस V2 है ना, वो इक्वल टू x है और V2 प्लस V3 इक्वल टू y है। देखो, इसके अंदर हमें वैल्यू गिवन है, पर हम मैं एक मैथ्स के जरिए बता रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, जिससे कि आपको एक अप्रोच पता चल जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ, ठीक है, 18 प्लस 11 प्लस 15। मैं एक मैथ्स फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन तीनों को अगर मैं टोटल करूँ ना, तो 8 1 9 5 8 14 का 1 और 1 2 3, तो इसका आएगा सम 44। ठीक है, ये हमें पता चल गया है, मैंने बता दिया आपको जो एज है। ठीक है, जो ये एक्स है, ये जो मेरी फर्स्ट एज है, फर्स्ट एज को मैंने एक्स मान लिया है और जो मेरी सेकंड एज है उसको मैंने वाई मान लिया है और ये थर्ड एज है, मैंने इसको जेड मान लिया है। और आपको ये भी पता है कि जो एक्स की वैल्यू है वो V1 प्लस V2 है और वाई की वैल्यू जो है आपकी V2 प्लस V3 है और z की वैल्यू आपकी V1 प्लस V3 है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है। अब सिंपल प्रॉब्लम से मैं इसको एक बार ठीक है, तो इसको कर लेता हूँ मार्क कि आपको ये पता है। ठीक है, ये चीज़ हमने एक अलग उसमें रख लिया है। तो अब इसको क्या करते हैं, देखो, ये जो 18 है, 11 है और 15 है, हमें पता है 18 जो वैल्यू है ना, वो V1 प्लस V2 की है। जो 18 है ये हम यहाँ से देख रहे हैं, प्लस V2 प्लस
V3 है। देखो आपने प्रॉब्लम सिंपल सॉल्व कर ली होगी, पर मैं एक इसका फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ कि ये तो हमें गिवन प्रॉब्लम में एज गिवन है, अगर हमें एज भी गिवन ना हो और हमें तब वर्टिसेस निकालने हो तो एक फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हम उसको लगा सके। तो प्रॉब्लम सॉल्व सिंपल करनी थी, आपको V1 V2 V3 निकालने हैं बाय गिविंग देयर बाय गिवन देयर एजेस वी हैव 18 11 एंड 15। तो अब हमें वर्टिसेस इन एजेस के जरिए निकालने, पर मैं एक फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ, अगर हमें ये एजेस नहीं गिवन होते तो हम सिंपल अप्रोच क्या लगाने वाले, ठीक है। 15 की वैल्यू है अब V1 प्लस V3 अब विच इज इक्वल टू अब 44। ओके, तो अगर मैं इन सबको अगर प्लस कर दूं तो यहाँ पे देखो आप 2V1 है, 2V2 है और 2V3 है। तो अगर मैं 2 कॉमन लेके V1 प्लस V2 प्लस V3 ले लेता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू 44। सिंपल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 तो ये वैल्यू है 44/2, ठीक है। पर लेकिन ये 44 क्या है, अगर 44 की बात की जाए ना, अगर ये 44 की बात की जाए तो देखो 44 क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3, तीनों एजेस का सम ही तो 44 है। तो हमने E1 E2 E3 लिखने की जरूरत क्या है, अब तो हम E1 को X बोलेंगे, E2 को Y बोलेंगे और E3 को Z बोलेंगे। तो ये है इक्वल टू 44। तो फॉर्मूला एक हमें एक मिल जाता है इससे, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला हमें ये मिल जाता है कि फॉर्मूला है हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू X प्लस Y प्लस Z डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अब हम कर लेते हैं, ये जो हमें फॉर्मूला मिला है ना, ठीक है, इस फॉर्मूले को अब हम सिंपल कह सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया ना, तो ये हम एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लिया हमने V1 के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई और जेड की। एक्स वाई जेड मैंने आपको बता दिया तीन एजेस है, और तीन एजेस को मैंने E1 E2 E3 से एक डोनेट कर दिया था, और E1 को मैंने एक एक्स मान लिया जिससे कि एक टर्म पता चल जाए, ठीक है। अगर हम E1 E2 E3 से भी इसको लिख सकते थे, पर मैंने एक्स वाई और जेड में बताया आपको सिंपल से ये आंसर, ठीक है। तो अब हमें अगर हमें सिंपल इसमें तो एजेस हमें गिवन है, अगर मैं आपको नई उसमें बताऊं तो सिंपल अगर मैं इसको लेके चलूँ ना, तो सिंपल मैं इसको लेके चलूँ तो हम पे जो फॉर्मूला निकल के आया है वो दोबारा लिख देता हूँ। फॉर्मूला हम पे निकल के आया है V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू X प्लस Y प्लस Z डिवाइड बाई 2। ये सिंपल फॉर्मूला निकल के आया है हम पे, ठीक है। इसको मैं ये देखो ये वाला फॉर्मूला निकल के आया ना हम पे, ये वाले फॉर्मूले से अब अगर मेरे को कोई पहला वर्टिसेस निकालना है कोई भी पर्टिकुलर एक एज के लिए, तो किसी पर्टिकुलर एज के लिए अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं कहूँगा V1 की वैल्यू हो जाएगी X प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2 माइनस V2 माइनस V3। और अगर मैं इसको और अच्छी तरह एलेबरेट करूं तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूं V2 प्लस V3। और अब आप जानते हो V2 प्लस V3 क्या चीज़ है, ठीक है। तो V2 प्लस V3 हम देखते हैं पिछले क्वेश्चन में, V2 प्लस V3 हमारा 15 है जो कि इक्वल टू था y के, जो हमारा V1 प्लस V2 है वो था x के, और जो हमारा V1 प्लस V3 था Z के। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ जहाँ V1 प्लस V2 आएगा उसको मैं x से डिनोट कर दूंगा, V2 प्लस V3 को y से डिनोट कर दूंगा, V1 प्लस V3 को Z से। सिंपल आपको समझ में आ गया। तो अब मैं यहाँ पे इसको सिंपल एक x y z की फॉर्म में बताने का यही रीज़न था कि इससे ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगी E1 E2 E3 बार बार लिखने से, क्योंकि ई कॉमन होता है वर्ड। तो इसलिए मैंने x और y अलग है, वर्ड ही तीनों का अलग कर दिया। 2 माइनस इसको बोलूंगा मैं x। सिंपल है, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना ये। तो V2 प्लस V3 की बात की जाए तो रुको, V2 प्लस V3 था y, सॉरी V2 प्लस V3 है y के इक्वल, तो मैं यहाँ पे x लिख दिया है, x नहीं आएगा यहाँ पे आएगा आपका अब y, ठीक है। तो ये हो जाएगा y के V1 जो हो जाएगा हमारा y के इक्वल। ऐसे ही अगर मैं सेम V2 का निकालूं तो V2 हो जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, तो y2 तो सब में कॉमन ही है, माइनस यहाँ पे चला जाएगा V1 कॉमन, मतलब माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस V1 प्लस V3। वो पिछले वाले उसमें देख लेते V1 प्लस V3 क्या था, जो था Z। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड
बाई टू माइनस का जेड, ठीक है, V2। और ऐसे अगर मैं V3 की बात करूँ तो सिंपल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई टू माइनस का बाई जेड हो गए, तो यहाँ पे बचेगा x। ठीक है, तो हम पे जो ये तीन फॉर्मूले निकल के आए, ठीक है, एक ये और एक V3 का। ठीक है, अगर हमें V3 गिवन होगा तो हमें क्या करना है, फिर हम पे एक आया, ठीक है। तो ये जो हम पे जो तीन फॉर्मूला निकल के आया ना, अब हम इन तीन फॉर्मूले से कोई भी हमें कभी भी एजेस गिवन कितनी भी दे रखी हो, हम सिंपल V1 V2 3 V3 से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अभी तक हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, सिंपल मैथ्स के जरिए एक प्रॉब्लम थी जिसका नाम था अरिथमेगन ग्राफ प्रॉब्लम। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम थी, मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम 1 से आपको बताता चल रहा था कि जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में शुरू से इंटरेस्ट आ जाए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सिंपल मैथ्स लगा के किया है, हमने कोई अभी तक प्रोग्राम कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कुछ नहीं करा है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो हमने ये जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व जो हमने किया है, इसको हमें इससे हमें क्या मिला है, मतलब हमें क्या तरीका मिला। तो ये जो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, जब भी हम किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें दो चीज हमारी मैटर करती है। एक तो प्रॉब्लम एफिशिएंट होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे वो एफिशिएंट होनी चाहिए, और दूसरी चीज जो निकल के आती है ना, वो एक एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी दो चीज कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एफिशिएंट होनी चाहिए और एक दूसरी एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो ये दो चीज को लेके ही हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। कोई प्रोग्रामिंग कभी दिमाग में नहीं लगानी कि प्रोग्रामिंग शुरू में लगा के कोई कुछ चीज नहीं लगानी। सिंपल हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखना है कि प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये एफिशिएंट है, ये जो हमें गिवन डाटा है ये बाकी और डेटा पे भी ये काम करेगी कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल हमने फर्स्ट प्रॉब्लम से ही हमने देख लिया है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमने प्रॉब्लम के साथ शुरू किया। अब हम जानते हैं कि अब प्रॉब्लम को शुरू करने के लिए हम पे क्या होना चाहिए जिससे कि हम प्रॉब्लम को शुरू करें। बस, तो जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना हमें किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चीज दिमाग में रखनी है जिसका नाम है फ्लो चार्ट। ठीक है, अभी हम जानते हैं ये फ्लो चार्ट क्या चीज है। तो फ्लो चार्ट एक वो चीज है कि जिससे कि आप अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, मतलब कि प्रोग्राम लिखने से पहले आप उसका फ्लो चार्ट बनाओगे अपने माइंड में। ठीक है, जब तक आप फ्लो चार्ट आपका माइंड में नहीं बनता, आप सिंपल इसे रफ वर्क बोलते हैं। अगर फ्लो चार्ट की बात बताऊं तो इसे रफ वर्क बोलते हैं। आप इसे कॉपी या पेन पेपर से ही सॉल्व करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को, सीधा उसका कोड कभी नहीं लिखना है। ठीक है, तो कोड लिखने से पहले आपके दिमाग में फ्लो चार्ट आना चाहिए और उस फ्लो चार्ट को आपको पेपर पे उतारना आना चाहिए। तो ठीक है, ये रफ वर्क डेटा होता है, या तो आप अपने माइंड में रख पा रहे हो तो आप बहुत बड़े कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर बन जाओगे, नहीं तो आपको पेन पेपर पे फ्लो चार्ट एक सॉल्व करना है कि फ्लो चार्ट से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर फ्लो चार्ट के अंदर क्या आता है, तो फ्लो चार्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक होने वाला ये है फ्लो चार्ट के बारे में। तो फ्लो चार्ट में हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर पहली चीज बात बताऊं तो फ्लो चार्ट में आते हैं ये सिंबल। ठीक है, ये चीज आती है फ्लो चार्ट में, और जिसको बोलते हैं हम, अगर मैं इसको बताऊं सो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। और इसको जो हम यूज करते हैं ना, किसी भी चीज को यूज करते हैं इस ओवल या फिर इक्लिप्स शेप को यूज जब हम करते हैं जब हमें स्टार्ट करना हो अपना फ्लो चार्ट या फिर एंड करना हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट और एंड पर्पस के लिए यूज होता है। देखो जैसे मैंने स्टार्ट पे ऐसे इलिप्स में डाल दिया, तो ये बोल देंगे ये एक टर्मिनेटर है, यानी कि स्टार्ट और एंड करने के लिए फ्लो चार्ट को हम इसको यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास एक पैरेललोग्राम टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये तो ट्रेपेजियम हो गया है। तो गाइस फिर हम पे सेकंड आता है पैरेललोग्राम टाइप की स्ट्रक्चर। ऐसे दिखता है वो। ठीक है, इसे अगर मैं इसको बोलूँ तो ये पैरेललोग्राम टाइप का स्ट्रक्चर है। और इसका अगर मैं बोलूँ इसको क्यों यूज करते हैं, तो ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। या फिर मैं बोलूँ तो अगर हमारा डेटा है उसको डेटा को रीड या फिर राइट
डेटा को रीड या राइट लिख करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम। उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद आता है, फिर आता है हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है। जो रेक्टेंगल जो आता है वो किस काम आता है, फिर हमारे पास रेक्टेंगल आता है, वो आता है प्रोसेसिंग कैलकुलेशन के लिए। तो जो भी आपकी जो कैलकुलेशन होने वाली है ना, वो इस रेक्टेंगल के अंदर होने वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं a प्लस बी लिख दूं और इसकी वैल्यू a में डाल दूं, ये हो गया। या फिर a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बी, जो भी चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो इसके अंदर आता है रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। पैरेललोग्राम में मैंने आपको बता दिया डेटा को इनपुट करना, यानी कि इनपुट। तो कभी कभार हम इनपुट ना लिख के हम ये भी लिखते हैं रीड ए बी सी, ठीक है, और आउटपुट के लिए, ठीक है। और मैंने ये बता दिया जो ये ओवल शेप, जो ये एलिप्स शेप है, ये आती है स्टार्ट या फिर एंड करने के लिए, इसको हम जब यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए फिर आता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग, जो ये ऐसी शेप होती है ना, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, डायमंड शेप बोलते हैं इसको। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे एक एरो इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। अगर जैसे कोई हम एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, तो इसमें हम चेक करते हैं कि इज कोई वैल्यू है, हमें चेक करना है इज ए इज ग्रेटर देन बी या फिर ए इक्वल टू बी। तो ये जो भी चीज़ है ना, जो भी हम डिसीजन के लिए हमें यूज़ करना है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि इज ए इज मल्टीपल ऑफ टू, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ ए इज मल्टीपल ऑफ टू, तो क्वेश्चन मार्क, क्या ए मल्टीपल है टू का? अगर है तो यस है, तो इस वाले इस पे चला जाएगा, नो है तो इस पे चला जाएगा। तो ये जानते हैं ये जो एरो है ये क्या चीज़ है। तो फिर हमारा जो अगला आता है वो एरो ही आते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम पे दो तरीके के एरो आते हैं, एक तो डाउन एरो, एक है अपर एरो, यानी कि इसको हम एरोस में बोलते हैं। ये कैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा, तो ये राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं। तो ये अपर, डाउन, टॉप, ठीक है, ये सारे तरीके के जो एरो है इनको बोलते हैं हम एरोस, ठीक है। तो ये एरोस होते हैं, ये सिर्फ इंडिकेशन है फ्लो चार्ट का कि हम कैसे फ्लो कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। फ्लो चार्ट का नाम ही आपको समझा है, फ्लो चार्ट। तो ये जो एरोस है यही आपको बताएंगे कि किस फ्लो में आप जा रहे हो, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद फिर हमारे पास आते हैं कनेक्टर। कनेक्टर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर वैल्यूज़ के लिए वो हमारा काम नहीं है, पर बेसिकली आपकी ये चार चीज़ ही है, बॉक्सेस जिसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने की ये चार चीज़ें। तो चलिए फिर जो हमारी जो पिछली प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम बनती, उसको हम फ्लो चार्ट के जरिए अब सॉल्व करना देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज, तो ये थी हमारे पास पिछली प्रॉब्लम, जिसमें हमने V1, V2 और V3 को कैलकुलेट करा था। और जो इसमें E1, E2, E3 था, ये एजिस थे, या फिर E1 को x बोल लूँ, y बोल लूँ या z बोल लूँ, सेम ही है, ठीक है। तो मैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड को मैं E1 प्लस E2 प्लस E3 भी लिख सकता हूँ, और y को माइनस E2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक x y z की फॉर्म में बना दिए, लेकिन आप E1 E2 E3 में भी लिख सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको x y z में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो प्रॉब्लम की मैंने आपको बताया प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी। तो प्रॉब्लम जो स्टार्ट होगी ना आपकी, वो होगी स्टार्ट से। तो पहले आपकी प्रॉब्लम का होगा एक स्टार्ट। तो स्टार्ट के अंदर जो आएगा, यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम में कि सबसे पहले हम एक स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमें एक डेटा को इनपुट कराना है। तो उसके लिए डेटा को इनपुट कराने से पहले हमें एक एरो बनाना है कि स्टार्ट के बाद हमें नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाने के बाद अब हमें एक डेटा को इनपुट कराना। तो मैंने आपको बताया था, जब हम डेटा को इनपुट कराएंगे तो हम एक पैरेललोग्राम में उसको इनपुट कराते हैं, हाँ, ठीक है। तो जब हम पैरेललोग्राम में इसको इनपुट कराते हैं तो ये आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी ना, तो इसके अंदर आ जाएगा इनपुट, लिख लेता हूं मैं, इनपुट E1, E2, E3, क्योंकि जो ये एजिस है ना, ये यूजर देगा, और इन एजिस के जरिए हमें आउटपुट निकाल के देना है। आउटपुट कैसे निकालना है? इन आउटपुट के जरिए हमें V1, V2, V3 की कैलकुलेशन देनी है। तो यानी कि E1, E2, E3 हमारे पास होगा, ये हम खुद से दे के चल रहे हैं, और V1, V2, V3 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसको आगे, इस फ्लो चार्ट को अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आगे फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करने के लिए फिर से हम एक एरो रहेंगे, हम कहेंगे पहले स्टार्ट, फिर इनपुट, फिर हमें नीचे आना है एरो पे,
ठीक है। फिर हमें इनपुट में प्रोसेसिंग करानी है, तो प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास है रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो हम इसके बाद हम यूज करने वाले रेक्टेंगल शेप। तो रेक्टेंगल शेप के अंदर प्रोसेसिंग होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले हमें एक चीज हमें इस प्रॉब्लम में दिख रही है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है ना, ये टर्म ना एक ये टर्म तीनों पे कॉमन है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक अब चीज किसी चीज में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने एक चीज स्टोर कर ली, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख लिया एस सम ऑफ एजिस। ठीक है, तो मैंने एस ई लिख लिया है। इसके अंदर इसका मतलब है सम ऑफ एजिस। तो सम ऑफ एजिस के अंदर मैंने तीनों वैल्यूज को स्टोर कर लिया, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइड बाई 2। क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो रेक्टेंगल है ये यूज होता है कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने सम ऑफ एजिस का एक नाम दे दिया, उसमें मैंने सारी वैल्यू स्टोर कर ली, क्योंकि बार बार E1 E प्लस E2 E प्लस E3 लिखने से अच्छा है कि मैं इसको यूज कर लूँ। तो इसके अंदर हमें फिर कैलकुलेशन क्या करना है, हमें V1 V2 V3 की वैल्यू करनी है। तो हमें जब हम V1 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 की वैल्यू सिंपल निकाल लूंगा कि इसको तो मैंने SC बोल दिया है, SC माइनस, ठीक है, और ये है y जो है y है E2। ठीक है, y है E2, ये है x E1 और z है E3। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं लिख दूंगा SC माइनस E2। ठीक है, फिर जैसे मैं V2 निकालूंगा तो V2 की वैल्यू हो जाएगी SE माइनस E3। फिर जब मैं V1 की वैल्यू निकालूंगा तो V1 की वैल्यू हो जाएगी SC माइनस E1। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे आप देख सकते हो V1 V2 और V3, V1 V2 और V3 की हमारे पास वैल्यू आ गई है इस रेक्टेंगल में। अब इस रेक्टेंगल के बाद हमें एक अब फ्लो बनाना है कि वो नीचे की तरफ जाएगा जो, ठीक है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो मैं इसको राइट में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से, क्योंकि मैंने बता दिया फ्लो हम कैसे भी दे सकते हैं, तो अब मैं इसको राइट में लेके जा रहा हूँ। तो राइट में हमारे पास एक आउटपुट के अंदर ये वैल्यूज चाहिए। कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, V1 V2 V3 की। तो मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो आउटपुट V1 V2 और V3, यानी कि जो V1 V2 V3 है इसको आउटपुट में ला के दो और लास्ट में इसको मेरे को खत्म करना है। तो मैं फिर एक फ्लो और बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया फ्लो, या फिर मैं इसको और अच्छी तरीके से बताऊं तो मैं इसको नीचे ले देता हूँ। देखो यहाँ पे आया फ्लो और सिंपल। अब हम अपनी मर्जी से, देखो ये एरो के जरिए ना हम फ्लो बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम मतलब कि ये फ्लो चार्ट कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड। ठीक है, आपको समझ में आया फ्लो चार्ट बनाना कितना आसान है। सिंपल, आपको सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे स्टार्ट से शुरू करना है, जिसके अंदर आपको बताना है यहाँ से आप फ्लो चार्ट शुरू होने वाला है और ये सेम एंड भी उसी तरीके से करना है। यहाँ पे पता चला आपको आप फ्लो चार्ट बंद हो रहा है। तो इसके बाद हमें सबसे पहले E1 E2 E3 ये तीन जो वैल्यूज थी एजिस की, इन तीन वैल्यूज को हमें इनपुट कराना है। इनपुट कराना यानी कि हमें या तो खुद से देना है या फिर यूजर से करा सकते हैं, वो बात की बात है कैसे कराना है। तो E1 E2 E3 हमारा एक फ्लो है सोचने का कि हम ऐसे करते आ रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी कि अब V1 V2 और V3 तीनों के अंदर E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइड बाई 2 सब जगह आ रहा था। तो ठीक है, तो ये सब जगह आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इन सबको एक नाम दे दिया कि इसको SC मतलब कि सम ऑफ एजिस, सम ऑफ ऑल थ्री एजिस। इसके अंदर मैंने SC में डाल दिया, तो SC में ऑल थ्री, तो मैंने देखा डिवाइड बाय 2 भी सब में कॉमन था, तो इसको डिवाइड बाय 2 करके SC में डाल दिया। फिर SC की वैल्यू, अब हमारे पास SC में एक वैल्यू चली गई, क्योंकि हमने एक ये कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो V1 के अंदर हमें सिंपल है कि जो SC है ना, सम ऑफ ऑल एजिस माइनस जो सेकंड एज है उसको माइनस कर दोगे तो हमारे पे V1 निकल आएगा। V2 कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल एजेस में से जो एज नंबर 3 है उसको माइनस कर दोगे तो V2 निकल आएगा, है ना। V3 कैसे आएगा, सम ऑफ ऑल 3 एजेस में से E1 को माइनस कर देंगे तो V3 निकल आएगा। तो सिंपल ये होता है फ्लो चार्ट। तो मतलब कि हमने पहले प्रॉब्लम को अब मैथ्स के जरिए सॉल्व किया, फिर फ्लो चार्ट में बनाया, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लगाते हैं। वो हमारी बात की बात है, प्रोग्रामिंग अभी हम नहीं देख रहे, अभी सिंपल हम फ्लो चार्ट के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके बाद एक सेकंड प्रॉब्लम देता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम को आपको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके अब बताना है उसको कैसे करोगे। तो गाइस सेकंड हम पे प्रॉब्लम है सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट प्रॉब्लम होता क्या है, ये आपको पता होगा। इसके अंदर हम पे 3 चीज गिवन होती है, मतलब प्रिंसिपल होता है किसी चीज का, रेट होता है और उसका टाइम होता है। अब हमें इन 3 चीज के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि होता है प्रिंसिपल
इनटू रेट इनटू में टाइम, ठीक है। तो इन सब जो P इंटू आर इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट का जो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आपके पास इनपुट है। इससे आपको सिंपल फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। आप इस 2 सेकंड को पॉज करना वीडियो को और आप खुद से इसका फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है। बाकी मैं इसका फ्लो चार्ट आपको बनाता हूँ ही, आप इसको पॉज करके खुद बना के देखना और चेक करना कि आपने यही बनाया था। तो गाइज आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपके पास एक स्टार्ट आएगा, ठीक है, जहाँ से आपका फ्लो चार्ट शुरू होने वाला है। इसके बाद आप इनपुट कराओगे, इनपुट पी आर और टी, यानी कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम को, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन का नाम में मैंने एक सिंपल इंटरेस्ट नाम का एक वैल्यूज के अंदर सबको इनपुट कराऊंगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आ जाएगा पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, सीधा सिंपल है। इसके अंदर हमें अलग से कोई पी आर और टी को किसी और में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल इनपुट पी आर टी हमने कराया था और इसको एस आई के अंदर यानी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर रख दिया। और उसके बाद सिंपल ये था, देखो ये था कैलकुलेशन, रेक्टेंगुलर जो होगा कैलकुलेशन के लिए, पैरेललोग्राम जो होगा वो होगा आपको इनपुट के लिए, और पैरेललोग्राम जो होगा वो होगा आपका आउटपुट के लिए। बाकी टर्मिनेटर बोलते हैं इनको, टर्मिनेटर, जिसमें आते हैं स्टार्ट और ये हमारा एंड, ठीक है। फिर इसको आउटपुट कराना है, सिंपल आपको लिख देना आउटपुट एस आई सिंपल इंटरेस्ट और फिर कर देना इसको एंड। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट था इसका सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम एक असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ कि आप इसको खुद से बना के देखना। सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा आपका डिसीजन मेकिंग वाला भी पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये खुद से बनाना है। मैंने आपको 2 फ्लो चार्ट बना के दिखा दिए और तीसरा मैं आपको अब प्रॉब्लम देता हूँ क्या है। तो भाई इसके अंदर हम प्रॉब्लम जो 3 है मैं आपको दे जा रहा हूँ, फाइंड लार्जेस्ट 3 नंबर। ये आप खुद से बनाओगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ उसको कि कैसे हमें इसमें करना है। आपको क्या करना है, आपको 3 नंबर ए बी सी इनपुट कराने हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट आप खुद बनाओगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। फिर आपको जो डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन मेकिंग में आपको चेक करना है क्या ए बी से बड़ा है, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है और एंड ए सी से बड़ा है, अगर ये दोनों से बड़ा है तो मैं क्या कहूंगा कि मैं कह दूंगा कि ए इज लार्जेस्ट, सिंपल। अगर मैं यही चीज लिखता हूं, अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब सिंपल आपको समझ में आ रहा है। सेकंड बन जाएगा बी ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, तो ये हो जाएगा बी इज लार्जेस्ट। अगर इन दोनों में से दोनों चीज फॉल्स हो जाती है, यानी कि इन दोनों में से दोनों चीज फॉल्स हो जाती है, तो फिर हम सीधा कह सकते हैं सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसका ऐसा बनेगा ए बी सी, ठीक है। पर मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि आपको इसके अंदर डिसीजन मेकिंग का पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको डिसीजन मेकिंग नहीं बताया। तो डिसीजन मेकिंग में आपको एरो ऐसे ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो अगले डिसीजन पे चला गया, है ना, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर बी सी से बड़ा है, मैं एक एग्जांपल बताऊँ, आप खुद बना के देखना कि मैं ये चीज़ जैसे कि ये चीज़ पूरा का पूरा इस डिसीजन में डाल देता हूँ, ठीक है, इस फर्स्ट वाले में, और ये सेकंड जो है ये मैं डाल देता हूँ सेकंड में। अगर ये इससे बड़ा है तो प्रिंट ये वाला हो जाएगा। फिर अगर सी है, सी के लिए मेरे को कोई डिसीजन मेकिंग बनाने की जरूरत नहीं, सी के लिए हम सिंपल आउटपुट में ला देंगे सी, और यहाँ पे हो जाएगा एंड, ठीक है। ये आप खुद से बना के देखना, मैंने आपको एक बता दिया कि ये कैसे बनने वाला है। तो गाइज इस वीडियो में यहीं तक था कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, और हमने इससे 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। सिर्फ ये सिंपल थी, हमने इसे फ्लो चार्ट के जरिए सॉल्व कर लिया। तो इसे जब प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। अब हम आगे जानने वाले हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम सिंपल एक भी किसी भी अप्रोच से अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं प्रॉब्लम, तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्यों नहीं आती, ठीक है। हम ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये ऑर्डर स्पेस, इस पे क्यों बात करते हैं, तो इसको जानने के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे शुरुआत से ही कि हमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अगली वीडियो में हम जानने वाले सिंगल कोर प्रोसेसर कितनी साइकिल्स, कितनी वैल्यूज़ को तक सॉल्व कर सकता है 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि अभी तक हम टाइम के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। पर हम अगली वीडियो में सिर्फ यही जानेंगे कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का रोल क्या था। तो हमने सिर्फ फ्लो चार्ट के ये जान लिया है कि इस वीडियो तक कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर उसे हम
रफली फ्लो चार्ट पे सॉल्व करके देखे और माइंड में एक फ्लो चार्ट इसका बना ले और फिर उस प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर स्पेस के बारे में बात करने के लिए।